स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0। स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत स्टूडेंट हम आपसे सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि विद्युत धारा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हम टोटली 80 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाकर उसका लिंक वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो मेरे यहाँ पे अब स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे कि चालक 3 तरह के होते हैं। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अर्धचालक। अब आप लोग इन तीनों का डिफिनेशन अच्छी तरह जानते होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो अर्धचालक नहीं है, सिलिकॉन मेरा भी अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, लेकिन इनसे जो पारा है, पारा मेरा अर्धचालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं। स्टूडेंट आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आंसर भी मिलाते चलना है। यदि कहीं पे आंसर में कोई आप रॉन्ग जैसा लगे तो आप तुरंत कमेंट करें। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरा सेकंड क्वेश्चन है, बोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। बोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है। इसका कहने का मतलब है कि बोल्ट या एम्पियर या किसका एसआई मात्रक होता है। बोल्ट या एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है। तो बोल्ट या एम्पियर स्टूडेंट आपको मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एम्पियर, बोल्ट, ओम तथा वाट। तो बोल्ट तथा एम्पियर आपको पता होना चाहिए, यह ओम को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है स्टूडेंट? ओम को। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का इसका डिफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? रेसिस्टेंस का मतलब होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एम्पियर, वोल्ट, ओम तथा वाट। तो विद्युत प्रतिरोध का जो सही मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक होता है ओम। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, विद्युत धारा क्या है? करंट। का डिफिनेशन क्या होता है? विद्युत धारा आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या एम्पियर होता है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका स्टूडेंट आपको फॉर्मूला पता होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू कितना गया? 6 ओम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा 6 ओम किस में आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे स्टूडेंट, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर क्या है? अब हम यहाँ पे इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। विभवांतर क्या होता है? तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है जूल, सेकेंड ऑप्शन है वाट, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, विभव का एसआई मात्रक होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर तथा विभव दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है और दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि 100 वाट एवं 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 100 वाट एवं 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे बता दें कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू V बटा V इंटू आई। यदि हम इसको ओम के नियम से लेते हैं, ओम के नियम से हम चलते हैं, तो V इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है आई आर। V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आई आर। तो यदि हम यहाँ से ले लेते हैं V इक्वल टू आई आर, तो यदि हम विद्युत धारा का मान निकालते हैं तो I इक्वल टू V बटा में R। यदि हम I इक्वल टू V बटा में R का मान यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू P इक्वल टू V मल्टीपल V बाई R। तो फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर बटा में R। तो मेरा यहाँ पे प्रतिरोध का मान निकालना है, तो R को हम यहाँ पे ले चलते हैं, तो R इक्वल टू V स्क्वायर बटा में P। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे रख देना है, R इक्वल टू V स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से आपको यहाँ पे बना लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, यहाँ पे होगा पिघलता है, पिघलता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3500 डिग्री सेल्सियस मेरा ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम इसका स्टूडेंट यहाँ पे आंसर भी मिला लेते हैं, तो आंसर हम यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। मेरे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एम्पियर, वोल्ट, ओम तथा वाट। तो स्टूडेंट आपने कभी कभी जरूर पढ़ा होगा कि विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक के बारे में आपने पढ़ा होगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे प्रतिरोध हम बताए थे कि प्रतिरोध जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक स्टूडेंट ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में मेरा ओम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो फार्मूला है वो फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू क्यू। W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा W वर्क इक्वल टू V वोल्ट मेरा कितना है 12 गुने क्यू मेरा कितना है 2। तो 12 गुने 24 जूल कितना हो जाएगा 24 जूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मेरा है 24 जूल। तो 24 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम। तो स्टूडेंट सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, वोल्ट होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर किस में मेरा वोल्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी में मेरा यहाँ पे वोल्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 भाग हैं। कितने भाग हैं, 20 भाग हैं। तो इसका अल्पतमांक क्या है, क्या है। तो यदि किसी भी स्केल पे ए मीटर के बीच 0 तथा 2a के बीच यदि 20 भाग अल्पतमांक यदि हो तो उसका जो मान होगा वो 0.1 एम्पियर का होगा। कितना होगा, 0.1 एम्पियर का होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर किसी मेरा 0.1 है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। स्टूडेंट यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप जल्द से कमेंट में अपना कमेंट करें, अपने आंसर को जल्द से सेंड करें ताकि हम जान सकें कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे बता दूं कि आवेश का एसआई मात्रक
कूलॉम्ब होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कूलॉम्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तब गतिशील कण होते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो गतिशील कण होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब होता है कि जैसे विद्युत का प्रवाह हो। तो सल्फर, हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से इसमें विद्युत के सुचालक हो सकते हैं। सल्फर मेरा विद्युत का सुचालक नहीं है, ये तो कुचालक है। प्लास्टिक भी कुचालक है, आयोडीन भी कुचालक है, ग्रेफाइट यह सुचालक है। अब हम बता दें ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है। ग्रेफाइट आपके कठपुतली में पाया जाता है तथा उसमें जो बिजली है वो आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट मेरा राइट नंबर है। ग्रेफाइट एक सुचालक है जिसे हम लोग इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडक्टर। तो ग्रेफाइट मेरा यहाँ पे सुचालक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि विभवांतर का मात्रक होता है। तो हम पढ़ लेते हैं विभवांतर क्या होता है। तो एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विभवांतर बोलते हैं। तो विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। वाट, एम्पियर, वोल्ट और ओम। तो स्टूडेंट हम बता दें कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं तो इसका जो एसआई मात्रक है स्टूडेंट यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। मैंने इसे पहले भी बताया था कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? आपने स्टूडेंट ऐसा जो बल्ब है, आपने बल्ब देखा होगा, इसके अंदर इस तरह से यहाँ पे फिलामेंट रहता है, इस तरह से। तो पूछ रहा है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, वह किस धातु से बना होता है? तो मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लोहा, टंगस्टन, तांबा एवं सोना। लोहा, टंगस्टन, तांबा और सोना। तो बल्ब का जो तंतु है वह टंगस्टन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। हम स्टूडेंट इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि श्रेणी क्रम के लिए जोड़ने के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2 मेरा है 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 ओम। तो हम यहाँ देखेंगे 30 ओम मेरा किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपसे जो एग्जाम होगा उसमें यहाँ पे ऐसा ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ 10 ओम, यहाँ पे 20 ओम रहेगा। यहाँ पे आपका 40 ओम भी दे सकता है, यहाँ पे 50 ओम भी दे सकता है, यहाँ पे 20 ओम भी दे सकता है, 60 ओम भी दे सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले पे इसको रख कर इसको हल कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R=V/I। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा में विद्युत धारा। R= कितना हो जाएगा, 220/2 कितना हो जाएगा, 110 ओम। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर किसमें मेरा 110 ओम है, तो ऑप्शन नंबर डी में मेरा यहाँ पे 110 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको यहाँ पे आंसर भी मिलाते चलना है। यदि कहीं पे आंसर रॉन्ग हो तो आपको तुरंत कमेंट में लिखना है। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट धारा 2 तरह की होती है, एक होती है AC अल्टरनेटिंग करंट, एक होती है DC डायरेक्ट करंट।
अल्टरनेटिव करंट को जिसको हिंदी में हम प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, और डीसी करंट जिसको हिंदी में हम लोग दिष्ट धारा बोलते हैं। एसी करंट का मान हमेशा बदलते रहता है, सदिश धारा का मान कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी समय डीसी करंट प्राप्त होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता रहता है, जो एक निश्चित मान से चलती रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डीसी। इसके बाद स्टूडेंट हम अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो मीटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ए मीटर और एक होती है बोल्ट मीटर, एक होती है बोल्ट मीटर। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तथा यदि यहाँ पे पूछते कि बोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो हमने यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, जिससे हम लोग विभवांतर का मेजरमेंट करते हैं, उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर को मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट हम लोग कितना को बोलते हैं। मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, जूल सेकेंड, जूल पर कूलम्ब, जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो एक वोल्ट हम लोग जूल पर कूलम्ब को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जूल पर कूलम्ब को। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किलोवाट घंटा kWh मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका SI मात्रक है। तो किलोवाट kWh विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है। किसका SI मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने हीटर कभी ना कभी जरूर देखा होगा। हीटर इस तरह की होती है जिसमें इस तरह के कॉइल जोड़े जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसका जो कुंडली होती है, जो कुंडली होती है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का या जस्ता का। तो इसे हम आपको बता दें कि विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, इस्पात के, चांदी के, पीतल के या नरम लोहे के। तो इसमें इस्पात से तो विद्युत चुंबक नहीं बन सकता है, ना ही चांदी से बन सकता है, ना ही पीतल के बन सकता है। विद्युत चुंबक कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा डी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की युक्ति है। मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, जनित्र, मोटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ए मीटर से तो हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, मोटर तो विद्युत धारा से ही चलता है या विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक मेरा बचता है जनित्र। तो जनित्र से ही विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। 1 HP कितने वाट के बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट आपके अपने कभी मोटर को जरूर देखा होगा, जो आपके घर में प्रयुक्त होते होंगे खेती करने के लिए। तो वहाँ आपने सुना होगा कि कहीं पे 1 HP का मोटर होता है, कहीं पे 1.5 HP का मोटर होता है, कहीं 2 HP का मोटर होता है। तो स्टूडेंट आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि 1 HP में कितने वाट होते हैं। तो 1 HP में
446 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 1 HP में 446 वाट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V/1R, V/1R यह रोंग है। V=R/I ये भी रोंग है। V=IR, V=IR यह यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। यह ओम के नियम से होता है, ओम के नियम से होता है V=IR। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोलता है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में से, यहाँ पे स्टूडेंट हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला जो पद है वह है I²R। I²R, तो हम लोग देखेंगे कि I²R किसमें है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में मेरा है I²R। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, स्थिर विद्युत में आवेश। स्थिर विद्युत में आवेश, जब विद्युत स्थिर हो वह गतिशील अवस्था में न हो तो क्या हो सकता है? विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि यदि यहाँ पे परिपथ है, जब यहाँ पे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ही नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ही नहीं, तो जो मेरा जो विद्युत होगा वो क्या होगा? विरामा अवस्था में होगा। कौन सा अवस्था में होगा? विरामा अवस्था में होगा, इनर्शिया अवस्था में होगा। जिसे आप स्टूडेंट, इनर्शिया के 2 नियम होते हैं, आप लोग जरूर पढ़े होंगे, एक विरामा अवस्था, एक गति अवस्था। तो इनर्शिया के जो 2 नियम में से एक है स्थिर विरामा अवस्था। तो जब विद्युत आवेश प्रवाह ही नहीं होगा, जब वह स्थिर होगा, तो मेरा जो विद्युत आवेश होगा वो भी किस स्थान में होगा? विरामा अवस्था में होगा। कौन में होगा? विरामा अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश रहते हैं, कैसे रहते हैं? विरामा अवस्था में रहते हैं, गति अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यदि कोई परिपथ हो, किसी भी परिपथ में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो विद्युत धारा जो है वह गतिशील अवस्था में, किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में, वह निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में मेरा है गति की अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोलता है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक होता है, मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा का SI मात्रक, ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? जूल होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जूल ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन नंबर बी में मेरा जूल है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है। मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिट, वाट, वाट घंटा, जूल घंटा। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक रूप होता है वह होता है यूनिट। क्या होता है स्टूडेंट? यूनिट। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर किस में मेरा यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर ए में मेरा यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का स्टूडेंट कितना मान होता है? 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट करना क्या है, आपको इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेते जाना है तथा आपको अपने नोटबुक पे उतारते जाना है तथा आपको एक नोटबुक भी तैयार कर लेना है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन मेरा है, सूक्ष्म सेल में, सूक्ष्म का मतलब होता है सूखे सेल में
ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जैसे आपने स्टूडेंट, जब आप जो खाली जो बैटरी होती है, जब आप उसके ऊपर वाला जब परत को हटाएंगे तो आप उसके अंदर इस तरह से पाएंगे, इस तरह से वहाँ पे उसके अंदर होता है। तो उसके अंदर किस धातु का इलेक्ट्रोड बना होता है? मेरे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, या इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होती है वो जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है स्टूडेंट? जस्ता का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रोड जो प्लस चार्ज होती है, धन इलेक्ट्रोड वो किस धातु का बना होता है? धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो जो धन इलेक्ट्रोड होता है वह कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का। तथा जो माइनस होता है वो बना होता है जस्ता का। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे है कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट मेरा यहाँ पे है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो मेरे पास यहाँ पे 4 फॉर्मूला है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं? तो किसी कुंडली का जो प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है R = I/V। R = I/V। तो हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में मेरा है R = I/V। तो ऑप्शन नंबर सी में मेरा है R = I/V। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो पहले हम बता दें कि बिजली का जो फ्यूज होता है अपने घरों में 5 एम्पियर का फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। तो बोला कि बिजली का फ्यूज तार का बना होता है। बिजली का जो फ्यूज होता है वह किस तार का बना होता है? मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टीन का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए हम आपको बता दें कि जो बिजली का जो फ्यूज होता है वो टीन और तांबे दोनों का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तांबे और टीन दोनों का। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, लेब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होते हैं। लेब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होते हैं किसके बराबर होते हैं? तो वो होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर। किसके बराबर? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, 1 ma बराबर कितना होता है? 1 ma बराबर कितना होता है? तो 1 ma बराबर स्टूडेंट हम आपको बता दें 1 ma बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वह 1 माइक्रो एम्पियर कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 10⁻⁵ एम्पियर, 10⁻⁴ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर या 10⁻�6 एम्पियर। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होते हैं। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में मेरा 10⁻�6 है। तो ऑप्शन नंबर डी में मेरा है 10⁻�6। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या हो? विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब विद्युत दाब में अंतर होता है। कब क्या होता है? जब विद्युत दाब में अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब विद्युत दाब में अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यदि Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। यदि Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यदि Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो रही हो तो उसका जो किया गया कार्य होगा वह W = V × Q। W = V × Q। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी मेरे यहाँ पे है W = V × Q। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन।
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? सेल बाहरी परिपथ में इस तरह के सेल होते हैं, यहाँ पे एक होती है प्लस, एक होती है माइनस। तो सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है, जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं, उसे सेल को क्या कहते हैं? धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जो बैटरी का जो बाहरी भाग होता है जिससे वो विद्युत धारा भेजती है उससे हम लोग धन ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? धन ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा है धन ध्रुव, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। हम यहाँ पे आपको फिर से बता रहे हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो स्टूडेंट, इसमें मेरा जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पे। क्यों? क्योंकि चालक की लंबाई पर, चालक का जो लंबाई है, जो परिपथ की लंबाई है, वो जितना ही अधिक रहेगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाएगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जो मेरा परिपथ है उसकी चौड़ाई पर भी वो निर्भर करेगा कि जो तार है वो किस तरह की परिपथ है, वह कितनी मोटी है, उस पर भी प्रतिरोध निर्भर करती है। तथा चालक की प्रकृति पर, यदि वह एल्युमिनियम का होगा, लोहा का होगा तो ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यदि वह तांबा का होगा तो उसमें प्रतिरोध कम होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी पे। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है, क्या है? ऊष्मा H है। तो किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा I समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो होगी वो हो जाएगी स्टूडेंट H इक्वल टू VIT। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा, H इक्वल टू VIT। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। मुक्त रूप का मतलब होता है स्टूडेंट कि जहाँ पे उसका कोई भी विरोध न करे, जिसमें उसे कोई भी रोक टोक न करे, वह सीधे रास्ते में जाते रहे। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसे हम लोग विद्युत चालक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग विद्युत चालक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिन पदार्थों में विद्युत आसानी से प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं, जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब होता है कि जो विद्युत का विरोध करता हो, जिसे जो विद्युत धारा को आगे की दिशा में न बढ़ने देता, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, धन टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत धारा होती है वह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर गति करती है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाह होती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरा है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण की प्रवाह को क्या कहते हैं? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, करंट। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे है विद्युत धारा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितनी धारा अपवाहित होती है, कितने इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? तो मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, 1.6 × 10⁻⁹। सेकेंड मेरा है
4.32 इंटू 10⁻27। थर्ड मेरा है 6 इंटू 10⁻18, या इनमें से कोई नहीं। तो जब स्टूडेंट किसी धारा से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रत्येक बिंदु से जो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो आपको निकलते हैं 6 इंटू 10⁻18। कितने निकलते हैं? 6 इंटू 10⁻18। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा है 6 इंटू 10⁻18। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.48 की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे का प्रकाश देती है तो प्रवाहित आवेश है, तो वह प्रवाहित आवेश है। तो स्टूडेंट इसका जो प्रवाहित आवेश हो जाएगा, यदि वो 3 घंटे लगातार प्रकाश दे रही है तो उसका प्रवाहित आवेश हो जाएगा 4320 कूलम। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ की प्रतिरोध को प्रतिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, धारा नियंत्रक, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? धारा नियंत्रक का। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति होगी। क्या बोल रहा है स्टूडेंट? किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट कितना बोला है? 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो बल्ब की शक्ति होगी। तो फ्रेंड इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे बनेगा P इक्वल टू V इंटू आई। P इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ पे इसका जो फ्रेंड फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ पे चलते हैं, P इक्वल टू V मेरा कितना है? 220। तो 220 गुने आई मेरा कितना है? मेरा 0.50 एम्पियर। यदि हम इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाता है? 110 वाट। कितना आ जाता है? 110 वाट। तो हम देखेंगे कि 110 वाट ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में मेरा है 110 वाट। तो 110 वाट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन यहाँ पे 59। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाप है। किसी विद्युत परिपथ के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक, कितने समय तक प्रवाहित हो रही है? 10 मिनट तक तो होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाप है। तो यहाँ पे फ्रेंड पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का परिमाप क्या है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम आपको एक फार्मूला देते हैं। इसका जो फार्मूला होगा, विद्युत आवेश बराबर धारा गुने टाइम आई इंटू टी। आपको यहाँ पे क्या करना है? जहाँ पे आई का मान है 0.5 गुने यहाँ पे आपको टी का मान जो समय है, तो आप यहाँ पे आपको समय का मान रख देना है। जब आप यहाँ पे समय का मान रखते हैं, यहाँ पे एम्पियर पूछ रहा है तो यहाँ पे मिनट है, तो आपको इसको सेकंड में बदल के यहाँ पे आपको इसको मल्टीपल कर देना है। तो आपका ये जो आंसर आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो आपको आंसर आएगा किसी विद्युत बल्ब के तंतु में यदि उसको हम लोग मल्टीपल करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 300 कूलम। कितना आ जाएगा? 300 कूलम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? विद्युत प्रवाहित कर किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित करके किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट किसी भी
धातु पर, किसी भी धातु पर उस पर एक और लेयर चढ़ाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होते हैं। तो स्टूडेंट मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था कि विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ जो है वह है नरम लोहा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नरम लोहा। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है किसी विद्युत धारा के सतत, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ, तो विद्युत शक्ति पथ। तो स्टूडेंट अपने विद्युत परिपथ के जो डिफिनेशन है आप उसको जरूर पढ़े होंगे। उसका जो डिफिनेशन है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तापीय का प्रभाव का मतलब होता है जब परिपथ से निरंतर धारा प्रवाहित होती रहती है तो जो परिपथ है वह धीरे धीरे गर्म हो जाती है, जिसे हम लोग तापीय बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में, विद्युत बल्ब में। तो स्टूडेंट जब हम विद्युत हीटर में लाइन देते हैं तो वह गर्म हो जाता है, विद्युत इस्त्री में भी लाइन देते हैं तो वह गर्म हो जाती है, विद्युत बल्ब में भी जब लाइन देते हैं तो वह गर्म हो जाती है। लेकिन जब विद्युत पंखा में हम लोग लाइन देते हैं तो वह गर्म नहीं होती बल्कि वह चलने लगती है। तो यह इसका तापीय प्रभाव किस में उपयोग नहीं होता है? विद्युत पंखा में इसका उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है विद्युत धारा की चाल, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो स्टूडेंट विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल दोनों सेम होती है। क्या होती है? दोनों सेम होती है। तो दोनों की चाल समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों की चाल समान है। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। क्या मापा जाता है? उनकी धारा से मापी जाती है, या कि विभवांतर से मापा जाता है, या कि प्रतिरोध से मापा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को जो नापा जाता है वह नापा जाता है उसके विभवांतर से। आप पढ़े होंगे कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो उसे हम लोग यहाँ पे विभवांतर से मेजरमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती हो वह धारा है। तो स्टूडेंट वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करता हो वह धारा है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्या वह धारा 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, या 10 एम्पियर है? तो स्टूडेंट वह जो धारा होगी उसका मान होगा 1 एम्पियर। कितना मान होगा स्टूडेंट? उसका मान होगा 1 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 एम्पियर। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो स्टूडेंट 6 वोल्ट बैटरी से होकर गुजरने वाले एक आवेश को, एक कूलॉम को जो आवेश दी जा सकती है वह होती है 6 जूल। कितनी होती है? 6 जूल। 6 जूल कितनी होती है स्टूडेंट? 6 जूल। यदि यहाँ पे क्वेश्चन आता, यदि यहाँ पे पूछता कि 12 वोल्ट बैटरी से तो आंसर मेरा आता 12 जूल। यदि यहाँ पूछता 20 जूल बैटरी से तो मेरा आंसर आता है यहाँ पे 20 जूल। यदि आप पूछता 25 वोल्ट बैटरी से तो मेरा आंसर आता 25 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 6 जूल। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। मेरे पास चार ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 टू पावर 20 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू पावर 27 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू पावर 90 कूलम, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम आवेश होते हैं। कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध होता है। समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है। कितना मान है? प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक फार्मूला पे आपको इसको बनाना होगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे इसको देखेंगे, बोल रहा है कि मेरा प्रतिरोध कितना है? 10 प्रतिरोध है तथा प्रत्येक का मान कितना है? 10 ही है। जिसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 1। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1 ओम। तो समानांतर क्रम में समझिए 10 प्रतिरोधों का जिनमें से प्रत्येक का मान यदि 10 ओम हो, प्रत्येक का मान यदि 10 ओम हो, तो समतुल्य जो प्रतिरोध होगा वह होगा स्टूडेंट 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों को एक समूह ही संयोजित है, यहाँ पे हो जाएगा बैटरी से केवल प्रतिरोधों की एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक, यहाँ पे यहाँ पे समूह लिखा है बट यहाँ पे समूह होगा, एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो मेरे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है प्रकाशीय ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा में। तो स्टूडेंट यदि बैटरी से केवल एक समूह को संयोजित कर दिया जाए तो वह तापीय ऊर्जा में उसका ऊर्जा परिवर्तित होती है। किस ऊर्जा में? तापीय ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं